हाँ तो प्रिय विद्यार्थियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका ठोस अवस्था चैप्टर के चौथे लेक्चर में। पिछले लेक्चर में हमने एकक कोष्ठिकाओं के प्रकार पढ़े थे। किस आधार पर? जो अवयवी कण है उनकी स्थिति के आधार पर। केवल घनीय प्रकार की एकक कोष्ठिकाएं ली थी हमने और उसमें अवयवी कण कहाँ कहाँ पर है इस आधार पर उसके 4 प्रकार पढ़े थे। कौन कौन से? सरल या आद्य एकक कोष्ठिका, जिसमें क्या होता है, एकक कोष्ठिका के केवल कोनों पर ही अवयवी कण स्थित होते हैं। जैसे आपने घन लिया है तो घनीय एकक कोष्ठिका में घन में कितने कोने होते हैं? 8। तो 8 कोनों पर 8 कण स्थित होंगे, तो वो हो जाएगी कौन सी? सरल या आद्य। उसके बाद हमने पढ़ा था अंतः या काय केंद्रित। काय केंद्रित में क्या होता है? कोनों पर तो होंगे, कोनों के साथ साथ एक कण केंद्र पर भी स्थित होता है। इसके बाद लिया फलक केंद्रित। फलक केंद्रित में कोनों के साथ साथ प्रत्येक फलक के केंद्र पर भी एक कण स्थित होता है। और लास्ट में हमने लिया था अंतः केंद्रित, जिसमें कोनों के साथ किन्हीं 2 विपरीत फलकों के केंद्रों पर भी अवयवी कण उपस्थित होते हैं। तो ये तो एकक कोष्ठिकाओं को हमने 4 भागों में बांटा था। किस आधार पर? कि उनमें अवयवी कण कहाँ कहाँ पर है और कितने हैं। अब वो जो एकक कोष्ठिकाएं थी 4 प्रकार की, उनमें केवल हम जानते हैं घनीय को ही लिया था, तो घनीय क्रिस्टल तंत्र पढ़ते हैं। तो घनीय एकक कोष्ठिकाओं में जो अवयवी कण है उनकी वास्तविक संख्या कितनी होती है? क्यों? क्योंकि जो वो एकक कोष्ठिका जहां पर हमने उसके कोनों पर कण देखे, जैसे सरल एकक कोष्ठिका ली तो उसके कोनों पर ही कण थे, लेकिन वो सारे के सारे कण उसी के थोड़े थे, क्योंकि अकेली एकक कोष्ठिका तो होती नहीं है। एकक कोष्ठिकाओं के मिलने से क्या बनता है? क्रिस्टल जालक बनता है। तो किसी क्रिस्टल जालक में असंख्य एकक कोष्ठिकाएं होती है। इसका मतलब एक एकक कोष्ठिका स्वतंत्र न होकर के बहुत सारी अन्य एकक कोष्ठिकाओं से घिरी होती है। तो वास्तव में एक एकक कोष्ठिका के हिस्से में कितने कण आए? जैसे कि रूम होता है ना, रूम घनाकार होता है, तो उस रूम की कोई एक दीवार है जो उसे दूसरे रूम से अलग कर रही है ना। तो 2 रूम हो गए और 2 रूमों को अलग करने वाली क्या होगी? एक दीवार। तो वो दीवार किसकी है? वो दीवार दोनों ही कमरों की है, वो उसमें भी आ रही है और इसमें भी आ रही है, तो उभयनिष्ठ है ना। तो उभयनिष्ठ है। तो इसी प्रकार जो एकक कोष्ठिकाओं में जो कोनों पर, फलक केंद्र पर ये जो कण होते हैं वो वास्तव में उसी एकक कोष्ठिका के नहीं होते, अपितु अन्य एकक कोष्ठिकाओं के अंदर भी उभयनिष्ठ होते हैं, उनमें भी उनका हिस्सा होता है। तो वास्तव में एक एकक कोष्ठिका के हिस्से में कितने कण आएंगे, उन वास्तविक कणों की संख्या हम यहां पर कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले हम लेकर के चल रहे हैं सरल, या इसी को बोलते हैं आद्य एकक कोष्ठिका। इसका इंग्लिश में नाम होता है HCC, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, है ना। तो सरल या आद्य घनीय एकक कोष्ठिका कैसी होती है आप जानते हैं। घनीय एकक कोष्ठिका ली, उस घनीय एकक कोष्ठिका के केवल कोनों पर अवयवी कण उपस्थित हों। कितने कोने होते हैं घन में? 8। तो इन 8 कोनों पर 8 कण स्थित हैं, ठीक है। तो इसको हम कहेंगे सरल या आद्य घनीय एकक कोष्ठिका। इसमें हम घनीय भी लगा देंगे क्योंकि एकक कोष्ठिका तो है ही है, लेकिन कौन सी है? ये घनीय है, तो यहां पर हम घनीय भी लगा सकते हैं। 7 प्रकार के क्रिस्टल तंत्रों में केवल घनीय वाला ही पढ़ते हैं, तो उसी की एकक कोष्ठिकाओं को हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो 8 कोनों पर 8 कण स्थित हैं, लेकिन चूंकि हम जानते हैं कि एकक कोष्ठिका स्वयं अपने आप में कोई क्रिस्टल नहीं है, एकक कोष्ठिकाओं के रिपीटेशन से क्रिस्टल बनता है, क्रिस्टल जालक बनता है। तो ये तो उसका एक भाग है। इसका मतलब इसके चारों तरफ और भी एकक कोष्ठिकाएं हैं। तो ये जो अवयवी कण आ रहे हैं वो और एकक कोष्ठिकाओं में भी बटे हुए हैं। जैसे हमने रूम का एग्जांपल लिया कि उसकी जो दीवार है वो दूसरे कमरे के अंदर भी क्या हो सकती है? उभयनिष्ठ हो सकती है, अगर उसके पास में दूसरा रूम है तो। अब ये जो सरल घनीय एकक कोष्ठिका है, इसके कोनों पर जो ये कण है, तो इस कोने पर स्थित कण को कितने एकक कोष्ठिकाओं के अंदर बांटा गया है, कितने एकक कोष्ठिकाओं में इसका हिस्सा है, वो देखना है हमें। तो हम ऐसा कुछ करें कि जो कोने पर स्थित कण है वो दिखाई न दे, मतलब इस कोने पर स्थित कण को ढकने के लिए हमें कितनी अन्य घनीय एकक कोष्ठिकाओं की आवश्यकता होगी। तो सोचे जरा कितनी होगी। तो जैसे कि वैसे घन एक 3D स्ट्रक्चर है, तो 3D संरचना के लिए 3D बनना चाहिए। तो जैसे ये एक डिब्बा है, ये घनीय है मान लिया, तो इसके यहाँ पर अवयवी कण उपस्थित है। इसको यहाँ से काट के एक हम छोटी सी रबर की गेंद लगा दें इस कोने पर, तो वो एक अवयवी कण हो जाएगा। तो यहाँ पर इस कॉर्नर पर है, तो ये कॉर्नर वाला कण हमें दिखाई ना दे, मतलब इसको पूरी तरह से ढक दिया जाए। तो इसको पूरी तरह से ढकने के लिए कितनी एकक कोष्ठिकाओं की आवश्यकता होगी, ठीक है। कोने पर स्थित कण जो है इस तरह से है, तो देखो एक तो क्या हो जाएगी इसके बराबर में, ऐसा ही एक और घन यहाँ पर होगा,
ठीक है, और इधर से भी दिख रहा है वो भी, तो एक यहाँ हो जाएगा और एक यहाँ हो जाएगा। तो 1 2 3 4 किस तरह से हो गए ये, जैसे ये तो हमें फिलहाल हमने वर्ग बनाया, हम घन की बात कर रहे हैं। तो इसमें जैसे यहाँ पर ये जो कण है इसको ढकने के लिए एक वर्ग तो ये हो गया, एक वर्ग ये हो गया और एक वर्ग ये हो गया। कितने वर्ग हो गए ये? 4। तो 1 2 3 और ये खुद 4। लेकिन अभी भी ऊपर से दिख रहा है, ये ऊपर से दिख रहा है क्योंकि ये घन है तो ऊपर भी निकल रहा है ना, तो ऊपर से दिख रहा है। तो ऊपर से ना दिखे इसके लिए भी हम क्या करेंगे, जितने 4 घन नीचे हैं उतने ही 4 घन और ऊपर हम इनके ऊपर रखेंगे, यानी 4 एकक कोष्ठिकाएं और रख दी जाएंगी। जैसे ये था ही, ये भी एक घनीय एकक कोष्ठिका, तो एक ये दूसरी यहाँ पर, तीसरी वापस यहाँ पर, तो 4 तो ये हो ही गई। अब 5वीं कहाँ हो जाएगी, एक इसके ऊपर, फिर जो नीचे था एक उसके ऊपर, फिर एक ये उसके ऊपर और एक ये उसके ऊपर, तो 4 ये हो जाएंगी, तो 8 हो गई। ठीक है, तो 8 एकक कोष्ठिकाएं एक एकक कोष्ठिका के कोने को पूरी तरह से कवर कर पा रही है ना। इसका मतलब कोने पर स्थित कण जो है वो 8 एकक कोष्ठिकाओं में एक समान रूप से बटा हुआ है। तो एक के हिस्से में कितना आएगा, है ना भाई कोई चीज़ है उसको 2 लोगों में बांटनी है, तो एक के हिस्से में कितना आएगा, 1/2, आधा आएगा ना। जैसे ये वृत्त है, इसके 4 बराबर टुकड़े करने हैं, तो कैसे कहेंगे, ये तो हो गया आधा और ये हो गया 1/4, तो एक टुकड़ा कैसे नजर आएगा, ऐसा। ठीक है, तो ये तो चूंकि वृत्त तो क्या होती है, एक द्विविमीय संरचना, 2D होता है वृत्त, मतलब जैसे कोई चूड़ी है ना। हम यहाँ पर गोले की बात कर रहे हैं, तो गोला क्या होता है, 3D संरचना होती है, जैसे गेंद, है ना। तो उसमें तो इसके जैसे 4 हिस्से हो गए, तो इन चारों हिस्सों को वापस एक हिस्सा क्या कहलाएगा, ये 1/4 हिस्सा है इसका, इस वृत्त का 1/4 हिस्सा है ये। ठीक है, तो कुल मिला के ये जो वृत्त है इसका एक हिस्सा यानी 1/4 हिस्सा कैसा होगा, ऐसा होगा, यदि इसको 4 बराबर भागों में बांटा गया। और इन चारों बराबर भागों को वापस से अगर हम जोड़ें, है ना, तो वापस से क्या बन जाएगा, वृत्त बन जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार ये जो गोला है, कोने पर स्थित जो गोला है वो 8 में बट रहा है ना। यहाँ पर तो हमने इसको 4 में बांटा था, तो एक हिस्सा क्या कहलाया था, 1/4। ठीक है, तो उसी तरह इसको 8 में बांटना है, तो 8 में बांटेंगे तो एक मतलब एक कोने पर स्थित कण का एक एकक कोष्ठक को कौन सा भाग प्राप्त होगा, 1/8वां। भाई एक कोने पर जो कण है वो 8 में बटा हुआ है, तो इसका कितना हुआ, इसको कितना मिला इस कण का, 1/8वां, है ना। तो 1/8वां भाग एक एकक कोष्ठक को मिलता है, प्लस कितने कोने हैं इसमें, सॉरी कितने कोने हैं, 8 कोने, तो एक कोने से मिल रहा है 1/8वां भाग, तो 8 कोनों से कितना मिल जाएगा, 1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/8, 8 बार जोड़ेंगे, यानी 8 बार आप क्या 8 से गुणा कर दो इसको, तो 1/8 इंटू 8, क्योंकि 8 क्या है, कोने, 8 कोने है ना भाई, तो प्रत्येक कोने से 1/8वां प्राप्त होगा। तो इस तरह से एक कोने से 1/8, तो 8 कोने से क्या हो जाएगा, 1। तो कितने कण हो गए, सरल या आध्य एकक कोष्ठिका के अंदर वास्तविक कणों की संख्या क्या हो गई, 1 कण। अतः प्रति एकक कोष्ठिका मतलब एक के हिस्से में कितना आया, प्रति एकक कोष्ठिका कणों की संख्या, कण वो अणु परमाणु आयन कुछ भी हो सकते हैं, कणों की संख्या क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। कौन सी एकक कोष्ठिका के लिए, सरल या आध्य के लिए। बस यही समझना थोड़ा सा कठिन था, बाकी अब तो और आसान हो जाएंगे। क्या याद रखना है कि कोने पर स्थित कण का 1/8वां हिस्सा एक एकक कोष्ठिका को प्राप्त होता है, और 8 कोने होते हैं घन में। दूसरा हो गया आपका अंतः या काय केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका। इसमें क्या होगा, इसको क्या बोलते हैं, BCC, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, BCC। ये इनके शॉर्ट नाम याद रखना, क्योंकि कई बार प्रश्नों के अंदर डायरेक्ट शॉर्ट नाम आ जाते हैं न्यूमेरिकल्स में, तो फिर हम समझ नहीं पाते हैं, इसलिए इनके फुल फॉर्म के साथ साथ इनकी शॉर्ट फॉर्म भी ध्यान रखनी है। BCC, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। अंतः केंद्रित में आप परिचित हैं, क्या होता है, वही घन हमारा, और घन के कोनों पर तो कण क्या है, कंपल्सरी होंगे।
8 कोनों पर 8 कण और एक कण कहाँ हो जाएगा, केंद्र में। ठीक है, तो 8 कोनों पर जो कण है तो उसका प्रत्येक कोने का कितना हिस्सा प्राप्त होगा, 1/8 हुआ। और कितने कोने हो गए, 8 कोने, तो कितना प्राप्त हो गया आपको, 1। और कहाँ पर है कण, केंद्र में। तो केंद्र में जो कण होगा उसको किसी एकक कोष्ठिका का कितना भाग प्राप्त होगा, भाई किसी रूम में पंखा चल रहा है तो केंद्र में ही होता है, तो उसकी हवा कितने लोगों को प्राप्त होती है, वो कितने रूम में जाती है, उसी रूम में आएगी, एक में ही। ठीक है, तो इस तरह से केंद्र में जो कण है ये पूरी तरह से इसी एकक कोष्ठिका का है, तो ये पूरी तरह से एक केंद्र में जो कण है वो पूरी तरह से उसी का होगा। तो 1 और 1 कितने हो गए, ये 1 + 1 2 कण होंगे, किसमें, अंतः केंद्रित बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में। तीसरी में चलते हैं, फलक केंद्रित। फलक केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका, इसको बोलते हैं FCC, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। ठीक है, FCC शॉर्ट फॉर्म ध्यान रखेंगे। इसमें क्या होगा, वही घन में कोनों पर तो कण होंगे ही होंगे, और कोनों के साथ साथ कहां पर होंगे, प्रत्येक फलक के केंद्र पर। कितने फलक होते हैं घन में, घन मतलब कमरा, कमरे में कितनी दीवारें होती है, 6 दीवारें, है ना, ये वाली, इसके सामने वाली, लेफ्ट वाली, राइट वाली, और ऊपर वाली छत और नीचे वाली फर्श, 6 होती है। तो 6 फलक होते हैं, तो प्रत्येक फलक के केंद्र पर एक एक कण है, ये सामने वाला हो गया, ये पीछे वाला। ठीक है, अब फलक मतलब दीवार, तो दीवार के बीच में यदि कोई चीज़ है ना, तो वो कितने एकक कोष्ठिकाओं में बट रही होगी, तो ये दीवार जो है 2 एकक कोष्ठिकाओं के अंदर क्या है, उभयनिष्ठ है। तो इसका मतलब इसके बीच में जो कोण होगा वो भी 2 एकक कोष्ठिकाओं में उभयनिष्ठ होगा। तो एक चीज को अगर 2 में बांटना हो तो एक के हिस्से में कितना है, 1/2। भाई कोना तो 8 में बटा हुआ था, 8 के अंदर उभयनिष्ठ था, जबकि दीवार कितने में उभयनिष्ठ होती है, 2 में। तो इसका मतलब कोनों पर जो कण है तो 1/8 × 8 कोने, ये तो फिक्स है ही, तो कितना हो जाएगा ये 1, और क्या हो जाएगा फलक केंद्रों पर तो 1/2, मतलब एक फलक केंद्र से एक एकक कोष्ठिका को 1/2 हिस्सा प्राप्त होता है। तो 1/2 इंटू कितने फलक हैं, 6 फलक, तो कितना हो गया ये 3, यानी 3 और 3 और 1 कितना हो गया 4। तो फलक केंद्रित एकक घनीय एकक कोष्ठिका FCC के अंदर अवयवी कणों की संख्या, प्रति एकक कोष्ठिका अवयवी कणों की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। और लास्ट आता है आपका अंत्य केंद्रित, जो हमारे सिलेबस में नहीं है लेकिन फिर भी ले लेते हैं, अंत्य केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका एंड सेंटर्ड। इसमें क्या होता है, घन में कोनों के साथ साथ और कहाँ होंगे, किन्हीं 2 विपरीत फलकों के केंद्र पर, एक ही हो गया, एक ही हो गया। तो कोनों का तो 1/8 × 8 हो ही जाएगा, प्लस 1/2 × 2, क्योंकि फलक का प्राप्त होता है आधा, और कितने फलक के लेना है, केवल 2 फलकों के केंद्र पर लेना है। तो कितना हो गया ये 1 और ये भी 1, तो 1 और 1 कितना हो गया 2 कण। ठीक है, तो इस प्रकार अंत्य केंद्रित में प्रति एकक कोष्ठिका कणों की संख्या कितनी होती है, 2। तो सरल में हो गई 1 वास्तविक संख्या कणों की, काय केंद्रित या अंतः केंद्रित BCC में हो गई 2, फलक केंद्रित में सबसे ज़्यादा होती है, कितनी हो गई 4, और अंत्य केंद्रित में भी कितनी हो गई 2। तो इस तरह से ये क्या था, विभिन्न प्रकार की एकक कोष्ठिकाओं में अवयवी कणों की वास्तविक संख्या थी। अब हम पढ़ेंगे अगला टॉपिक। के बाद अगला टॉपिक है हमारा ठोसों में निविड़ संकुलन। ये हिंदी में थोड़ा सा कठिन लगता है, इंग्लिश में बहुत इजी है। क्लॉज पैकिंग इन सॉलिड्स। क्लॉज पैकिंग का मतलब क्या होता है, पास, क्लोज यानी बहुत पास, पैकिंग का मतलब किसी चीज़ को सेट करना, व्यवस्थित करना। तो ठोसों में निविड़ संकुलन, तो निविड़ संकुलन का यहाँ पर हमारा अर्थ है कि ठोसों में जो अवयवी कण होते हैं वो पास स्थित होते हैं, और इस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं ताकि न्यूनतम आयतन के अंदर अधिकतम कण आ जाएं और बहुत ही न्यूनतम क्या रह पाए, रिक्त स्थान रह पाए। तो रिक्त स्थान कम से कम रहे और ज़्यादा से ज़्यादा कण एक दूसरे के निकट व्यवस्थित हो पाएँ, इसके लिए ठोसों में कणों की विशेष व्यवस्था होती है। क्रिस्टलीय ठोसों में वैसे भी हमने देखा है निश्चित व्यवस्था में व्यवस्थित होते हैं कण। तो ये जो निश्चित व्यवस्था है अवयवी कणों की, जिससे कि ये एक दूसरे के पास स्थित हो पा रहे हैं और बहुत मिनिमम स्पेस छोड़ पा रहे हैं, तो इस व्यवस्था को ही हम निविड़ संकुलन बोलते हैं। मतलब कैसे हम कणों को व्यवस्थित करें ठोस में कि
उसकी कठोरता ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्त हो और उसमें रिक्त स्थान कणों के बीच में न्यूनतम प्राप्त हो। तो अवयवी कणों को व्यवस्थित करने के कई तरीके हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि किन किन तरीकों से अवयवी कणों को एक दूसरे के सापेक्ष व्यवस्थित किया जा सकता है। तो क्रिस्टलीय ठोसों में अवयवी कणों की जो व्यवस्था है जिसके द्वारा वो परस्पर न्यूनतम दूरी पर स्थित हो पाते हैं तथा न्यूनतम रिक्त स्थान उनके मध्य रह पाता है, इसी को हम क्या बोलते हैं ठोसों में? निविड़ संकुलन, क्लॉज पैकिंग। पैक का मतलब व्यवस्थित करना, क्लॉज मतलब पास पास। ठीक है, तो क्लॉज पैकिंग समझने के लिए अलग अलग इसको स्टेप बाय स्टेप लेते हैं, है ना। पहले एक विमीय निविड़ संकुलन। एक विमीय का मतलब एक विमा के अंदर, एक अक्ष के अनुदिश, एक लाइन के अनुदिश आप अवयवी कणों को कितने तरीकों से रख सकते हैं। ठीक है, फिर हम पढ़ेंगे द्विविमीय निविड़ संकुलन, 2 डायमेंशनल। उसमें मतलब 2 विमाओं के अनुदिश, मतलब लंबाई भी आ जाए चौड़ाई भी आ जाए, है ना। जैसे कि एक धागा है तो वो केवल लंबाई में होता है ना, जबकि एक कपड़ा है वो लंबाई और चौड़ाई दोनों में होता है। ठीक है, जबकि ये जो चौक है इसमें लंबाई चौड़ाई मोटाई सब कुछ है इसके, ना। तो इस तरह से ठोस वैसे त्रिविमीय संरचना दर्शाते हैं, लेकिन त्रिविमीय संरचना को पढ़ने से पहले एक विमीय निविड़ संकुलन मतलब एक विमा में कणों को कैसे रख सकते हैं, फिर 2 विमाओं के अनुदिश कैसे रख सकते हैं, लंबाई और चौड़ाई के अनुदिश, और फिर बाद में पढ़ेंगे 3 विमाओं में मतलब लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई एक्स वाई जेड तीनों अक्षों में अवयवी कणों को किस प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है। तो सबसे पहले आता है एक विमीय निविड़ संकुलन। एक विमीय निविड़ संकुलन, बहुत आसान। मतलब आपको एक लाइन के अनुदिश अवयवी कणों को या गोलों को, गोले बोल सकते हैं क्योंकि हम ये मान के चलते हैं कि सभी ठोस जिन कणों से मिलकर बने होते हैं वो कैसे होते हैं, गोलाकार होते हैं। जैसे आपने गैसों का अणुगति सिद्धांत पढ़ा है 11वीं क्लास में, उसमें क्या कहा गया है कि गैस के अणुओं को क्या माना जाता है, गोलाकार माना जाता है। तो यहाँ पर भी निविड़ संकुलन के अंदर जो ठोस को बनाने वाले जो अवयवी कण हैं वो कैसे लेंगे, हम गोलाकार लेंगे। तो एक विमा यानी एक लाइन के अकॉर्डिंग हमें इनको रखना है। तो कैसे रख सकते हैं, तो लाइन में व्यवस्थित करने का एक ही तरीका है, एक के बाद एक स्पर्श करते हुए रखो। भाई आपको एक लाइन में खड़ा होने के लिए कहा जाए और ऐसा कहा जाए कि भाई कम से कम स्थान के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को खड़ा होना है, तो कैसे होंगे हम, एक दूसरे से सट कर चिपक करके एकदम एक के बाद एक व्यवस्थित हो जाएंगे। तो इसमें भी अवयवी कणों को हम कैसे रखेंगे, ऐसे टच करते हुए एक के बाद एक, इस तरह से। तो ये क्या हो गया, एक विमीय निविड़ संकुलन। ठीक है, ये कोई ठोसों की स्ट्रक्चर नहीं है, लेकिन ये किस तरह से देते हैं वो है। और एक शब्द और होता है समन्वय संख्या, कोऑर्डिनेशन नंबर। इसका मतलब क्या है कि किसी ठोस में एक अवयवी कण कितने निकटवर्ती कणों को स्पर्श कर रहा है, उन कणों की संख्या को, जितने कणों को वो स्पर्श कर रहा है कोई कण, उन कणों की संख्या को क्या बोलते हैं, समन्वय संख्या। जैसे इसमें बात करें तो ये जो स्टार लगा रखा है वो कण कितनों को स्पर्श कर रहा है, 1 2, डायरेक्टली इन 2 को स्पर्श कर रहा है, तो इसकी समन्वय संख्या कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। समन्वय संख्या जितनी ज़्यादा होती है मतलब वो ठोस उतना ही कठोर है, उसमें अवयवी कण उतने ही क्या है, पास पास है। तो एक विमीय निविड़ संकुलन में तो कुछ है ही नहीं, इसमें क्या करना है, एक पंक्ति के अंदर आपको अवयवी कणों को एक दूसरे से स्पर्श करते हुए रखना है। दूसरा हो जाएगा आपका द्विविमीय निविड़ संकुलन, यानी द्विविम में 2D के अंदर आप कैसे क्लोज पैकिंग करेंगे। तो इसके 2 प्रकार हैं भाई। 2D में आप 2 तरह से चीज़ों को रख सकते हैं, कैसे देखो। तो एक को तो हम बोलते हैं वर्ग निविड़ संकुलन, द्विविम के अंदर वर्ग निविड़ संकुलन। कैसे, तो इसके लिए क्या कहा गया है कि हम पहले तो द्विविमीय निविड़ संकुलन प्राप्त किससे होता है, एक विमीय निविड़ संकुलन से जो आपको लाइनें या जो पंक्तियां प्राप्त हुई है उन्हीं पंक्तियों को एक दूसरे के निकट रख करके, एक दूसरे से सटा कर रख करके हम क्या प्राप्त करते हैं, द्विविमीय निविड़ संकुलित संरचना प्राप्त करते हैं। मतलब आपको इससे ये प्राप्त करना है। अब ये कितने तरीके से प्राप्त किया सकता है, तो इसके 2 तरीके, एक तो है वर्ग निविड़ संकुलन ए, तो देखो कैसे, और एक होता है षटकोणीय निविड़ संकुलन।
तो वर्ग निबिड़ संकुलन में क्या है, आप जो कणों की पंक्ति से, ये आपको एक विमीय निबिड़ संकुलन से प्राप्त एक पंक्ति है, ये अवयवी कणों की, ठीक है। अब चूंकि इसमें केवल लंबाई है, चौड़ाई नहीं है, तो चौड़ाई के लिए क्या करने से, एक ये अंगुली है, तो ये अवयवी कणों के एक के बाद एक स्पर्श करने से बनी है। तो इसके ये एक दूसरी पंक्ति है, मतलब अवयवी कणों की, जिसमें कि हमने एक के बाद एक अवयवी कणों को स्पर्श करके बनाया है। ये एक तीसरी पंक्ति है। अब इन पंक्तियों को हम ऐसे रखें कि इन पंक्तियों के जो कण हैं वो ठीक एक दूसरे के ऊपर आए। जैसे ये पहली पंक्ति हो गई, इसको हमने नाम दे दिया ए। अब इसके ऊपर दूसरी पंक्ति जो रखी जा रही है, ऊपर बोल दो या साइड में बोल दो। अगर आप ऐसे ले रहे हो तो ये इसके ऊपर ये, इसके ऊपर ये ऐसे हो गया, या फिर आप ऐसे ले रहे हो तो ये इसके निकट ये हो गया, इसके निकट ये, इसके निकट, तो एक परत बन गई, है ना। ये पंक्ति थी और ये है परत, तो एक लाइन में है, ठीक है। अब इसके ऊपर दूसरी पंक्ति हम रख रहे हैं, तो दूसरी पंक्ति के कण कैसे रख रहे हैं कि दूसरी पंक्ति का प्रत्येक कण पहली पंक्ति के कणों के क्या आए, ठीक ऊपर आए। ये तो ये जो दूसरी वाली पंक्ति है वो पहली वाली पंक्ति की कॉपी है, ठीक है। तो हम इसको भी ए नाम दे देंगे। फिर वापस तीसरी पंक्ति जो है वो भी ऐसे ही है, जिसमें प्रत्येक कण उसके जस्ट नीचे वाली पंक्ति के कणों के ठीक क्या आ रहा है, ऊपर आ रहा है। मतलब कण इधर जाएं तो भी व्यवस्था कणों की एक जैसी हो, और इधर जाएं तो भी एक जैसी हो। इधर भी कण एक दूसरे के निकट स्पर्श करके रखे जा रहे हैं, इधर भी ऐसे रखे जा रहे हैं पंक्तिबद्ध रूप से। तो इसमें क्या प्राप्त होता है आपको, इसमें देखो कोई भी सेंटर वाला कण ले लो, ये ले लिया, ये कण कितने कणों को डायरेक्टली स्पर्श कर रहा है, तो एक तो इसको कर रहा है, एक इसको, एक इसको और एक इसको, 4 कणों को स्पर्श कर रहा है। और इन चारों कणों को अगर हम मिलाएं, है ना, इन चारों कणों को अगर हम मिलाएं, देखो इस चारों कणों के केंद्रों को मिलाएं, एक तो इसका केंद्र, एक इसका केंद्र, एक इसका केंद्र, और ये इसका और ये इसका, तो क्या बन के आता है, एक वर्गाकार ज्यामिति बन करके आती है। इसलिए इस संकुलन का नाम क्या है, वर्ग निबिड़ संकुलन। मतलब ये परत थी, पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति, और इसमें बीच का एक कण ले लिया, तो उसको देखा तो ये 4 कणों को स्पर्श कर रहा था, तो और ये 4 कण जब इनके केंद्र, इन चारों कणों के केंद्रों को जब मिलाया जाता है तो वर्गाकार ज्यामिति निकल करके आती है, इसलिए इसको क्या बोल देंगे, वर्ग निबिड़ संकुलन। अब इसकी समन्वय संख्या कितनी हो जाएगी, इसमें एक कण कितने कणों को स्पर्श कर रहा है, 4 को, तो इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी हो गई, 4। समन्वय संख्या कितनी हो गई वर्ग निबिड़ संकुलन की, 4, ठीक है। अब दूसरा षटकोणीय निबिड़ संकुलन। षटकोणीय निबिड़ संकुलन में क्या है कि एक कण, सॉरी पहले देखते हैं क्या है ये। जैसे हमने ये कणों की क्या बना ली, पहली पंक्ति, ठीक है। इस पहली पंक्ति पर हम रख रहे हैं दूसरी पंक्ति। ऐसी ही पंक्तियां सारी ऐसी ही रहेगी। अब लेकिन इसको रखना है दूसरी पर, तो एक तरीका तो ये था कि पहली पंक्ति के कणों के ठीक ऊपर आ रहे हैं दूसरी पंक्ति के कण। अब इसमें क्या कर रहे हैं हम, दूसरी पंक्ति के कणों को पहली पंक्ति के कणों का जो गर्त है, जो गड्ढा है, जो अवनमन है, जो पिट है, उसके अंदर सेट कर रहे हैं। मतलब इसके ऊपर नहीं, इन दोनों के बीच में जो ये ढलान है इसके अंदर रख रहे हैं ये ऐसे। ये कण थोड़े छोटे बड़े हो गए बनाने में, बाकी ये सेम साइज के होते हैं तो बिल्कुल एकदम ठीक तरीके से आते हैं। फिर वापस, तो ये थोड़ा अलग पैटर्न हो गया, इससे अलग है पैटर्न। इसमें क्या था, ये कण इसके ठीक ऊपर थे, अब इसमें ऊपर नहीं है, इन 2 के बीच में एक है, इन 2 के बीच में एक है। फिर वापस तीसरी पंक्ति पहली पंक्ति के जैसे, मतलब पहली पंक्ति का जो कण था, मतलब दूसरी पंक्ति के जो गर्त हैं उसके अंदर रखे जाएंगे तीसरी पंक्ति के कण, वापस वही ऐसे। तो इस तरह से, तो मतलब जैसे ये पंक्ति ए है तो ये ए के जैसी नहीं है क्योंकि इसमें गर्त के अंदर है, तो ये हो गई बी। और ये जो वापस ये तीसरी आ रही है, ये तीसरी पंक्ति पहली पंक्ति के जैसी ही है, तो ये वापस क्या हो गई, ए। तो इस व्यवस्था को हम बोल देते हैं ए बी प्रकार की व्यवस्था। और ये व्यवस्था कौन सी थी, ये थी ए प्रकार की व्यवस्था, क्योंकि इसमें सारी पंक्तियां एक जैसी थी, एक कण ठीक दूसरे कण के ठीक ऊपर रखा गया था। इसमें क्या है, जो नीचे वाली पंक्ति के ऊपर जो दूसरी ऊपर वाली पंक्ति रखी जा रही है वो नीचे वाली पंक्ति के गर्तों में रखी जा रही है, उसके जो कण है वो गर्त में आ रहे हैं। जैसे लड्डू देखें ट्रे में, तो वो कैसे रखते हैं, अब इसमें तो ये ऊपर रखा हुआ है, इसमें क्या है 2 के गड्ढों के बीच में ये, तो कौन सा संकुलन ज़्यादा बढ़िया है, ये वाला,
क्यों? क्योंकि इसमें कण ज़्यादा निकट है और ज़्यादा स्थायी है। कैसे है ज़्यादा निकट? तो संकुलन समता से, संकुलन और समन्वय संख्या से पता चल जाएगा। कैसे? कि देख लो कोई भी एक भी केंद्रीय कण ये ले लिया हमने, तो ये कण कितने कणों को स्पर्श कर रहा है? तो 1 2 3 4 5 6 कणों को डायरेक्टली स्पर्श कर रहा है। इसमें 4 को स्पर्श कर रहा था, मतलब गैप ज़्यादा थे। जितने ज़्यादा को टच करेगा उतना ही गैप कम रहेगा। तो 6 कणों को स्पर्श कर रहा है, तो इसकी समन्वय संख्या यानी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गई? 6 हो गई। एक कण 6 कणों को, ये ले लो चाहे कोई सब ले लो, ये लिया तो ये 1 2 3 4 5 6 को स्पर्श कर रहा है। ये सब चलती रहती है, ये आगे तक चलती रहेगी। ये तो हमने कोई 2-3 पंक्तियां ही बनाई है, ये भी आगे तक चलती रहेगी। ये परत है एक तरह से, ये एक परत, ये पंक्ति ये पंक्ति ये पंक्ति, पंक्तियां आपस में जुड़ गई तो परत बन गई। ये भी परत है, ये भी एक परत है। बस इसमें क्या है कि एक पंक्ति के ऊपर दूसरी पंक्ति कण ठीक ऊपर है, इसमें गर्तों के अंदर है, और इसमें वर्गाकार ज्यामिति प्राप्त होती है निकटवर्ती कणों को, केंद्रों को मिलाने पर। इसमें क्या ज्यामिति प्राप्त होगी? देखो, इनके केंद्रों को अगर हम मिला दें, जिन जिन कणों को ये स्पर्श कर रहा है उन सबके केंद्रों को हम मिला दें तो एक षटकोणीय ज्यामिति हमें प्राप्त होती है। इसलिए इस संकुलन का नाम क्या है? षटकोणीय निविड़ संकुलन, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, और ये क्या है? स्क्वायर क्लोज पैकिंग। ठीक है, तो ये इस तरह से आपका द्विविमीय निविड़ संकुलन कंप्लीट होता है, जिसके अंदर 2 प्रकार के संकुलन आते हैं, एक वर्ग और एक षटकोणीय। ठीक है, तो ये द्विविमीय निविड़ संकुलन तक हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे त्रिविमीय निविड़ संकुलन, तीसरा प्रकार जो है। तो त्रिविमीय निविड़ संकुलन, ठोस वास्तव में त्रिविमीय निविड़ संकुलन ही दर्शाता है, क्योंकि ठोसों में त्रिविमीय संरचना होती है। ऐसा तो नहीं एक कण केवल एक ही लाइन में होंगे या एक परत में होंगे, कण चारों तरफ होते हैं, तीनों विमाओं के अनुदिश होते हैं। तो ये ठोसों का वास्तविक जो है संरचना है। ठोसों में जो निविड़ संकुलन का वास्तविक प्रकार त्रिविमीय निविड़ संकुलन ही होता है। द्विविमीय और एकविमीय तो क्या है? त्रिविमीय को समझने के लिए पढ़ा जाता है। ठीक है, तो त्रिविमीय निविड़ संकुलन, तो एक द्विविमीय निविड़ संकुलन से जो परतें प्राप्त हुई थी आपको, भाई एक विमीय निविड़ संकुलन से जो पंक्तियां प्राप्त हुई उससे तो प्राप्त हुई द्विविमीय निविड़ संकुलन, और द्विविमीय निविड़ संकुलन से जो परतें प्राप्त होगी उन परतों को व्यवस्थित करने से क्या प्राप्त होगा आपको? त्रिविमीय निविड़ संकुलन। देखो, जैसे ये एक विमीय निविड़ संकुलन से प्राप्त हुई थी क्या? पंक्ति, जिसमें कण है एक के बाद एक व्यवस्थित, जिससे ये लाइन बन गई। ठीक है, ऐसी बहुत सारी पंक्तियां हैं, इन पंक्तियों को एक दूसरे के सटाकर ऐसे रखा तो ये प्राप्त हो गया द्विविमीय निविड़ संकुलन, जिसमें लंबाई है प्लस चौड़ाई है, दोनों हो गया, 2D हो गया। ठीक है, अब ऐसी बहुत सारी परतें, एक परत ये हो गई, एक परत ये, इन परतों को एक दूसरे के ऊपर रख रहे हैं, ये रख दिया, ये रख दिया, ये रख दिया। तो इन परतों को एक दूसरे के ऊपर रखेंगे तो आपको 3D स्ट्रक्चर यानी त्रिविमीय संरचना प्राप्त होगी, जो ठोस की वास्तविक संरचना होगी। हम बोर्ड पर इसको अक्सर बना नहीं पाते हैं, तो ये काल्पनिक है, तो थोड़ा सा आप कल्पना शक्ति को बढ़ाएं। तो अगर हम द्विविमीय निविड़ संकुलन से प्राप्त जो परत है उसको ए से रिप्रेजेंट करें, ए वाली ए प्रकार की परत, तो उस पर जो दूसरी परत आएगी वो किस प्रकार से रखी जा रही है, इस आधार पर हम आगे देख रहे हैं। तो इसमें पहला टाइप हो जाता है द्विविमीय वर्ग निविड़ संकुलन से प्राप्त परतें। मतलब द्विविमीय में 2 प्रकार के निविड़ संकुलन थे, एक तो वर्ग निविड़ संकुलन और एक षटकोणीय निविड़ संकुलन। तो वर्ग निविड़ संकुलन से जो प्राप्त परतें हैं उनसे संकुलन देख रहे हैं, और जो षटकोणीय निविड़ संकुलन से जो प्राप्त परतें हैं उससे फिर त्रिविमीय निविड़ संकुलन। तो 2 तरह से देखेंगे। तो द्विविमीय वर्ग निविड़ संकुलन से प्राप्त परतें, तो इस प्रकार के संकुलन का नाम होता है वर्गाकार निविड़तम, तम लगा देते हैं, क्लोजेस्ट संकुलन। स्क्वायर क्लोजेस्ट पैकिंग, SCP बोलते हैं इसको। ठीक है, तो आपको वर्ग निविड़ संकुलन से क्या प्राप्त हुई है? परत प्राप्त हुई है। तो कैसे प्राप्त होगी परत? है ना, ये तो पंक्ति थी, और इन पंक्तियों में कणों को एक के ऊपर एक व्यवस्थित कर देते हैं, तो ये प्राप्त हो जाता है आपका द्विविमीय वर्ग निविड़ संकुलन। तो द्विविमीय वर्ग निविड़ संकुलन हो गया क्योंकि इसमें एक कण 4 कणों को स्पर्श कर रहा है और वर्ग बना रहा है। ठीक है,
इस तरह ये और ले लिया, गर्तों में नहीं रखा है हमने, जो वर्ग निबिड़ संकुलन था ना वो वाली परत ली है। अब ये एक परत है, ये वाली जो परत है ना वो है, उसको ऐसे बनाया हमने, क्योंकि ऐसे तो बना ही नहीं सकते, इधर तो लिखा कि नहीं आएगा ना, तो ऐसे लिया है हमने। अब इस परत के ऊपर दूसरी परत बिछानी, यानी ये एक परत है, इसके ऊपर दूसरी परत बिछानी है, ठीक है। तो कैसे बिछा जाएगी, तो ऐसी ही परतें हैं तो वो बस ऐसे कैसे रखा आ जाएगी, मतलब इस कण के ऊपर दूसरा कण, इसके ऊपर दूसरा कण, इसके ऊपर दूसरा कण, इसके ऊपर दूसरा कण। तो इसको समझने का बढ़िया तरीका क्या हो सकता है कि हमने जो ये परत ऐसे ली है ना उसको ऐसे ले लें, ऐसे ले ले, मतलब ये जो ये परत, ये पंक्ति नहीं है, ये एक परत है, मतलब ये एक दिख रहा है, इसके पीछे भी ऐसी लाइनें हैं, ये एक लाइन रही, ऐसी एक लाइन हो रही है, एक ऐसी एक लाइन हो रही है, ऐसी, तो यहाँ से देखने पर केवल एक ही दिखाई देगी। तो ऐसे ये परतें हैं, पंक्तियाँ नहीं है, है ना। तो अगर हम इनको परतें मान करके चले तो एक परत के ऊपर दूसरी, दूसरी के ऊपर तीसरी, चौथी, ऐसे एक के ऊपर एक परतें रखी हुई है, और वो सारी की सारी परतें एक जैसी है, ए टाइप की है, ठीक है। तो ऐसे में कैसी आकृति प्राप्त होगी, तो जैसे वहां पर वर्गाकार आकृति प्राप्त हो रही थी अवयवी कणों के केंद्रों को मिलाने पर, जो स्पर्श कर रहे थे अवयवी कण उनके केंद्रों को मिला रहे थे ना, तो हमें कौन सी आकृति प्राप्त हुई थी, वर्गाकार। यहां पर हमें आकृति प्राप्त हुई घनाकार, घन बन जाएगा, क्योंकि घन हम यहां पर बना नहीं पाएंगे, क्योंकि ये पीछे वाले कण जो है हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं। वैसे इनका जो है, सॉरी, हम बनाने का प्रयास करते हैं थोड़ा सा, तो ऐसे होते हैं कण, मतलब सॉरी, मतलब इधर पीछे भी कण होते हैं, है ना, ये परतें हैं पूरी। तो इस तरह से एक घनाकार संरचना बनती है, तो हम इसको बना लें इधर, तो ऐसे है ये, मतलब ये एक गोला हो गया, ये एक गोला, ये तो एक लाइन का हो गया, इसके जस्ट पीछे उधर की तरफ लाइन थी, है ना, और ये इसके ऊपर वाली लाइन है, और ये इसके जस्ट ठीक पीछे वाली लाइन थी। तो ऐसे, तो इस प्रकार से कण स्पर्श कर रहे होते हैं, तो क्या कौन सी एकक कोष्ठिका प्राप्त हो जाती है आपको, सरल घनीय एकक कोष्ठिका प्राप्त हो जाती है ना। तो ये होता है वर्गाकार निबिड़ संकुलन। इसमें एक कण जो है 8 कणों को स्पर्श कर रहा होता है, क्योंकि कोई भी कण जो होगा वो जैसे घन के कोने पर आएगा, और कोने वाला कण 8 को स्पर्श कर रहा होता है, जिसकी समन्वय संख्या कितनी हो जाती है, 8 हो जाती है। ये थोड़ा सा, क्योंकि इसमें हम डायग्राम को ठीक से बना नहीं पाते, बोर्ड पे आप बुक में से देख सकते हैं ना, तो उसमें एक कण 8 कणों को स्पर्श कर रहा होगा और घनाकार ज्यामिति बन रही होगी, है ना। तो इसको हम वर्गाकार निबिड़तम संकुलन बोलते हैं, ठीक है। चले आगे। इसमें एक ही प्रकार की परतें हैं, पंक्तियां नहीं, ये परतें हैं, है ना। पंक्तियां केवल द्विविमीय निबिड़ संकुलन में चलती है, और द्विविमीय निबिड़ संकुलन देख लिया हमने एक बार, तो क्या बन चुकी है, अब परत बन चुकी है। अब द्विविमीय निबिड़ संकुलन की जो परतें हैं उन्हीं से हम त्रिविमीय निबिड़ संकुलित संरचनाएं प्राप्त कर रहे हैं, जो कि ठोस दर्शाते हैं, ठीक है। तो वर्गाकार निबिड़तम संकुलन ये हो गया पहला प्रकार, या फिर हम ये कह सकते हैं कि द्विविमीय वर्ग निबिड़ संकुलन से प्राप्त परतों को एक के ऊपर एक व्यवस्थित करने से प्राप्त त्रिविमीय संरचना, और उस संरचना का नाम क्या है, वर्गाकार निबिड़ संकुलन। चलो अब इसमें तो त्रिविमीय में एक तो क्या देख लिया कि जो वर्गाकार जो परतें थी उनको एक के ऊपर एक व्यवस्थित करने से जो त्रिविमीय निबिड़ संकुलित संरचना प्राप्त हुई, वो जिसको हमने क्या नाम दिया अभी, वर्गाकार निबिड़तम संकुलन, ठीक है। जो द्विविमीय वर्ग निबिड़ संकुलन था उसी वही नाम है, बस उसमें निबिड़तम लगा दिया, या फिर हम आगे लिख दें कि त्रिविमीय वर्ग निबिड़ संकुलन। और यहाँ पर हम पढ़ेंगे त्रिविमीय षटकोणीय परतों से, मतलब जो द्विविमीय षटकोणीय परतें प्राप्त हुई थी, यहाँ वाला जो चित्र था, उस द्विविमीय षटकोणीय परतों को एक के ऊपर एक व्यवस्थित करके जो त्रिविमीय संरचना प्राप्त होगी उसको बोलेंगे त्रिविमीय निबिड़ संकुलित संरचना, ठीक है। तो द्विविमीय षटकोणीय परतें कैसे, तो बना लेते हैं उनको। तो ये हो गया, ऐसे ही बना रहे हैं हम ना। और इसमें क्या होगा, ये इस तरह से होगी एक परत, दूसरी परत ऐसे हो गई, ये ए प्रकार की थी और ये बी प्रकार की है, क्योंकि उसमें ए बी चलता है षटकोणीय में। फिर तीसरी परत आ गई, उसमें भी क्या है, जो कण है वो दूसरी जो पंक्ति है उसके कणों के गर्तों में है। तो इस तरह से वापस ये ए हो गया, क्योंकि ए के जैसे, जैसे ये ए वाले कण है तो ठीक तीसरी पंक्ति का कण उसके ऊपर ही है, अगला कण ए इसके ऊपर, इसके ऊपर। तो इस तरह से अब तो ये षटकोणीय द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलन से प्राप्त ये एक परत है, ठीक है। अब इस परत के अंदर
ऐसी परतों को, ये षटकोणीय द्विविमीय षटकोणीय निविड़ संकुलन से जो प्राप्त हो रही है ये परत, ऐसी परतों को हम एक के ऊपर एक व्यवस्थित करेंगे। ये एक परत हो गई, इसके ऊपर एक और परत, इसके ऊपर एक और परत। वहां पर वर्गाकार परतें थी, ये षटकोणीय है ना। इनको एक दूसरे के ऊपर रखेंगे और फिर जो त्रिविमीय निविड़ संकुलित संरचना प्राप्त होगी उसकी चर्चा करेंगे। तो इस तरह से रखा। अब ये एक परत हो गई, अब इसके ऊपर दूसरा रखना है तो ऊपर ही रखते हैं अपन, ये एक परत ही है और इसके ऊपर रखते हैं। तो ऊपर रखते हैं तो दो कंडीशन हो सकती है, क्योंकि इसमें दो प्रकार के गैप है। कौन कौन से हैं दो प्रकार के गैप? देखो, ये जो ऐसे टी बन रहा है ना, ऐसे, ये इस गैप को तो हम नाम देते हैं टी प्रकार का गैप नाम दे देते हैं। जैसे ये भी टी हो गया, ये भी टी हो गया। और उल्टा टी जो बन रहा है, जैसे ये और ये, तो ये वाला जो गैप है इसको हम क्या नाम दे देते हैं? ओ प्रकार का। ये ओ प्रकार का हो गया, है ना। ये भी ओ प्रकार का। वापस ये कौन सा? टी प्रकार का। ये ओ प्रकार का, ये टी, ये ओ, ये टी और ये ओ। ठीक है। वैसे इनकी फुल फॉर्म होती है, ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स है, अष्टफलकीय रिक्ति, और ये है चतुष्फलकीय रिक्ति, टेट्राहेड्रल वॉइड। लेकिन रिक्तियां हम बाद में पढ़ेंगे, तब अच्छे से समझ में आएगा। फिलहाल ये मान के चलें कि षटकोणीय निविड़ संकुलन में कणों के बीच में जो गैप रह जाते हैं वो दो तरह के होते हैं। अवयवी कणों के बीच में जो रिक्त स्थान होते हैं उनको हम बोलते हैं रिक्तियां। तो षटकोणीय निविड़ संकुलन में क्या होता है? षटकोणीय जो परतें होती है उसमें दो प्रकार की रिक्तियां होती है। कैसी? एक तो चतुष्फल की रिक्ति होती है और एक होती है अष्टफल की रिक्ति। मतलब ये टी और ओ नाम दे दिया। वैसे फिलहाल ये रिक्ति बनी नहीं है, बनेगी जब इसके ऊपर और परत रखी जाएगी तब, है ना। लेकिन हम इनको नाम दे देते हैं टी और ओ प्रकार की। हालांकि दोनों एक जैसी हैं, मतलब टी प्रकार भी तीन कणों के घिरने से बनी है और ओ प्रकार की रिक्ति भी तीन कणों के घिरने से बनी हुई है। 1 2 3 1 2 3, है ना। लेकिन इनमें अंतर क्या है कि एक बार में आप एक ही रिक्ति के ऊपर कण रख सकते हैं। अगर आप दूसरी परत व्यवस्थित करेंगे इस पहली परत के ऊपर, तो दूसरी परत की व्यवस्था में ये शर्त है, शर्त क्या, ये मस्ट है कि उसी के ऊपर, मतलब जैसे ये कौन सा है, ये वापस आपका ओ प्रकार का है, तो अब इसके हमें दूसरी परत रखनी है इसके ऊपर। तो दूसरी परत रखनी है तो आप दूसरी परत के जो कण हैं उसको या तो टी प्रकार के गर्तों में रख सकते हो या ओ प्रकार के गर्त में रख सकते हो। टी प्रकार के गर्त और है ओ प्रकार के गर्त या गड्ढे। एक बार में एक ही गड्ढे में कण रखा जा सकता है। जैसे हम बना के देख लें, ये देखो, अगर मैं यहाँ रख रहा हूँ तो यहाँ कैसे आएगा कण? यहाँ रखा ही नहीं जा सकता, क्योंकि वो तो इतना बड़ा एरिया घेरेगा और यहाँ तो ऑलरेडी क्या है, कण आ रहा है, तो नहीं है, रखा जा सकता। ठीक है। अगर हम कहें कि ऑक्टाहाइड्रल में रख रहे हैं, यहाँ रख रहे हैं ओ वाले में, तो आप टी वाले में नहीं रख सकते, क्योंकि टी वाला तो यहाँ है, तो वो फिर ये दोनों कण एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं। तो एक बार में केवल एक ही प्रकार की रिक्ति में दूसरी परत का कण रखा जा सकता है। तो दूसरी परत भी जो षटकोणीय है हमारी, उसको हम ऐसे व्यवस्थित करें कि एक बार में, मतलब एक बार में एक ही रखा जाएगा ना। तो हम क्या करते हैं, यदि, तो दो संभावनाएं तो वैसे ही बन गई कि टी प्रकार के गर्त में रखना है या ओ प्रकार के गर्त में रखना है। दोनों में एक साथ नहीं आ सकता, एक बार में एक ही प्रकार के गर्त में रखना है। तो आप मान लीजिए हमने दूसरी परत के कणों को कौन से गर्तों में रख दिया? टी प्रकार के गर्तों में रख दिया, है ना। ये टी प्रकार के गर्त हैं, इसमें हमने दूसरी परत के कणों को व्यवस्थित कर दिया। ये हो गया, इधर भी ये हो गया। आराम से दूसरी परत के कण रखे जा सकते हैं। ठीक है। तो ये दूसरी परत हो गई। फिर वापस जो तीसरी, इस दूसरी परत को क्या नाम दे देंगे? बी, है ना। यहाँ पर ये ए बी किस तरह से है? ये ऐसे है, जो इसको हमने ऐसे लिया है, बोर्ड पे ऐसे बनी हुई है, वैसे इसको ऐसे ले सकते हैं और उसके ऊपर दूसरी परत रखी है। तो ये जो आपको ब्लू दिखाई दे रही है वो परत कौन सी है? ये वाली। और ये जो येलो है वो इसके ऊपर ऐसे है ना। और ऐसे रखने की प्रक्रिया में जो ये पहली नीचे वाली जो ए वाली परत थी, उसमें टी और ओ दो प्रकार के गर्त थे, उसमें से केवल टी प्रकार के गर्तों के अंदर जो ये दूसरी बी वाली परत है उसके कण रखे जा रहे हैं। ठीक है। और ओ प्रकार के गर्त क्या है? खाली है, उनमें नहीं रखा जा रहा कुछ भी। ठीक है। तो ये कण, ये जो क्या बोलते हैं परत, ये अपने आप में दूसरी परत हो गई, बी हो गई। ठीक है। अब इसके बाद तीसरी परत हम रखेंगे। तो तीसरी परत जो है वो पहली परत के जैसी हो, मतलब वही वापस
ये आ गया, मतलब इसमें भी वही दो प्रकार के गर्त होंगे, टी ओ टी ओ, तो वापस इसके ऊपर ऐसे आ जाए, मतलब पहली परत के जैसी हो। देखो ये बनता नहीं है और वैसे ये आता भी नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। काल्पनिक है, कल्पना कर सकते हैं, या फिर बुक में से डायग्राम देख करके अगर कुछ समझ में आ सकता है तो वहाँ समझ सकते हैं। इससे रिलेटेड जो समझने की या काम आने की चीज़ है वो जहाँ पर आएगी वहाँ पर देख ली जाएगी, वैसे फिलहाल इतना कोई खास काम का नहीं है। तो थियोरेटिकल चीज़ है, काल्पनिक है, नहीं बैठता है। तो अगर आप केवल टी प्रकार के गर्तों में अवयवी कणों को रख रहे हो और ओ प्रकार के गर्त खाली हैं, ठीक है, और जो तीसरी परत आ रही है, पहली परत तो जो थी, दूसरी परत में कणों को कहाँ रख रहे हैं, टी प्रकार के गर्तों में, और तीसरी परत क्या आ रही है, जो पहली परत थी वैसी ही हो रही है, मतलब उसी का रिपीटेशन है, यानी ए बी और वापस ए वाली परत है, फिर वापस बी वाली, ए वाली, बी वाली। तो इस प्रकार का अगर आप संकुलन कर रहे हैं तो इसको हम नाम देते हैं षटकोणीय निबिड़तम संकुलन, हेक्सागोनल क्लोजेस्ट पैकिंग, HCP। आपको ये बस ये वर्ड याद रखना है, हेक्सागोनल क्लोजेस्ट पैकिंग है ये, जिसमें AB टाइप का अरेंजमेंट होता है और केवल एक ही प्रकार के गर्त भरे जाते हैं, O और T दो प्रकार के गर्तों में से। आप O भी भर सकते हैं, लेकिन फिर O को भरना पड़ेगा, T वाले को नहीं। अब एक तो षटकोणीय निबिड़तम संकुलन पहला हो गया, इसमें वैरायटी। एक और वैरायटी दूसरी जो बनेगी वो क्या हो जाएगी, तो दूसरी वैरायटी क्या हो सकती है, एक वैरायटी वहां पर हमने लिख ली है, तो दूसरी वैरायटी में क्या है कि जो पहली परत है बना लेंगे षटकोणीय परत, वही दो प्रकार के गर्त, ये हो गए टी प्रकार का, टी टी, ये ओ ओ ओ, ये टी, ये ओ, ये टी ओ, टी ओ, टी ओ, इस तरह से। अब ये एक परत हो गई ए वाली, ठीक है, अब इसके ऊपर दूसरी परत रखनी है यहाँ पर, तो टी और ए, टी और ओ में से कोई एक गर्त में रख दिया, तो हमने टी वाले गर्त में रख दिया, ठीक है, तो ये रख दिया आपने, टी वाले गर्त में दूसरी पंक्ति के कण रख दिए, ठीक है, ये मिक्स हो गया है बिल्कुल, लेकिन कोई बात नहीं। दूसरी परत को इस प्रकार रखा, तो ये बी प्रकार की परत हो गई, अलग हो गया इसका, क्योंकि ये सेम नहीं है, ए वाली के जैसी नहीं है। अब इसके ऊपर जो तीसरी परत रखी जाएगी वो षटकोणीय में तो क्या था, वही थी जो पहली थी, उसी को रिपीट किया था हमने, इसलिए AB टाइप का कहा था उसको। इसमें क्या करना है, जो तीसरी परत हम रख रहे हैं उसके कण दूसरी परत के कणों के O प्रकार के छिद्रों में होंगे। दूसरी परत पहली परत के कौन से छिद्रों में थी, T प्रकार के में, और जो तीसरी परत आएगी वो दूसरी परत के कौन से छिद्रों में होगी, O प्रकार के में। तो O प्रकार के गर्तों में अगर रखी जाए, जैसे हमने यहाँ पर ये है O प्रकार का, तो ये उसके अंदर अगर हम रख रहे हैं, तीसरी परत आ गई ये C वाली, तो ये C वाली परत है, उसके कणों को B वाली परत पर इस प्रकार रखते हैं कि O प्रकार के गर्तों में स्थान प्राप्त करें तीसरी परत के कण, और T प्रकार के गर्त क्या रहें, खाली रहें। तो ऐसे में और भी क्लोज पैकिंग आपको प्राप्त होगी, और इसको हम नाम देते हैं, दूसरा प्रकार है ये ना, इसको बोलते हैं घनीय निबिड़तम संकुलन, है ना, क्यूबिक क्लोजेस्ट पैकिंग, CCP नाम है, इंपॉर्टेंट है ये बहुत ज़्यादा, केवल अवयवी कणों की वजह से इंपॉर्टेंट है और कुछ नहीं है। देखेंगे कहाँ पर काम आएगी बाद में जब न्यूमेरिकल्स करेंगे इसकी। घनीय निबिड़तम संकुलन, या इसी का एक और नाम होता है फलक केंद्रित घनीय संरचना, FCC, है ना, क्योंकि इसके अंदर जो एकक कोष्ठिका बन के आएगी वो कौन सी होगी, फलक केंद्रित होगी, फलक केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका होगी। और फलक केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका में हमें पता है कि अवयवी कणों की संख्या क्या होती है, सबसे ज़्यादा होती है ना, 4, और बाकी में सब में कम होती है। तो ये अवयवी कणों को व्यवस्थित करने का सबसे मतलब उत्तम तरीका है घनीय निबिड़तम संकुलन या फलक केंद्रित घनीय संरचना। षटकोणीय निबिड़तम संकुलन HCP और घनीय निबिड़तम संकुलन या फलक केंद्रित घनीय संरचना किस प्रकार के संकुलन के प्रकार हैं, त्रिविमीय निबिड़ संकुलन के प्रकार हैं, जो किससे बने हैं, द्विविमीय निबिड़ संकुलन से जो परतें प्राप्त हुई थी दो प्रकार की, वर्गाकार और षटकोणीय, उनसे बने हैं। वर्गाकार परतों को एक के ऊपर एक व्यवस्थित करने से तो प्राप्त होता है षटकोणीय निबिड़तम संकुलन, और षटकोणीय परतों
वर्ग निबिड़ संकुलन प्राप्त हुआ था, जो हमने पढ़ लिया था। और षटकोणीय जो परतें हैं उनको एक के ऊपर एक व्यवस्थित करने से दो प्रकार की संरचनाएं प्राप्त होती है त्रिविमीय। एक तो होती है षटकोणीय निबिड़तम संकुलन और दूसरी होती है घनीय निबिड़तम संकुलन। ठीक है, ये एबी व्यवस्था में जिसमें एक ही प्रकार के गर्त में कण रखे जाते हैं, और ये एबीसी टाइप की व्यवस्था में आती है जिसमें कणों को दोनों प्रकार के गर्तों में रखा जाता है, एक बार तो टी प्रकार के में और दूसरी बार ओ प्रकार के में। तो एबीसी टाइप का संकुलन होता है कौन सा? घनीय निबिड़तम संकुलन। और इसमें एकक कोष्ठक का प्रकार फलक केंद्रित होता है, इसलिए इसको फलक केंद्रित घनीय संरचना भी कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये निबिड़ संकुलन वाला जो हार्डेस्ट इस चैप्टर का समझने के तौर पर, वैसे तो बहुत आसान है, इतना काम का नहीं है ना, इसलिए बस केवल ठोस के अंदर समझना है कि ये इसको स्पर्श कर रहा है, ऐसी ज्यामिति बन रही है और कुछ नहीं है। भाई किसी ठोस में कण कैसे एक के ऊपर एक व्यवस्थित है वो बताने का तरीका है। जैसे कोई ट्रे है उसमें लड्डू रखे हुए हैं, तो बस ये मैं वैसे तो ये बहुत आसान चीज़ है कि ट्रे में लड्डू रखे हुए हैं, तो ये कोई टफ थोड़ी है। लेकिन कठिन क्यों है? क्योंकि हमें बताया गया है कि उसको अंदर से कैसे रखा गया है और कितने तरीके से हम उसको रख सकते हैं, तो इसलिए ये थोड़ा सा टफ हो गया है, बाकी और कुछ नहीं है। तो आप इसको थोड़ा बार बार देखें, बाकी इतना महत्वपूर्ण नहीं है। अगर थोड़ा कम समझ में भी आता है तो भी चलेगा। ठीक है।